तो यह रहा बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किया गया गणित का ऑफिशियल मॉडल पेपर। आइए जानते हैं कि इसका बिल्कुल सही सही उत्तर क्या होगा। ध्यान से समझिए, एक एक बातों को आपको बहुत ही अच्छे से समझाने वाले हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे सबको जानकारी हो जाए। और आपको बता दें कि अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आगे से आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन यानी कि आपको वीडियो मिल सके, नहीं तो आपको वीडियो नहीं मिलेगी। अब देख पा रहे हैं, सबसे पहला नंबर प्रश्न है कि 92/115 का सरलतम रूप क्या है। सरलतम रूप कहने का मतलब हो गया कि सबसे छोटा वाला रूप इसका क्या होगा। ऑप्शन आपका दिया गया है 46/23, ऑप्शन बी दिया गया है 4/5, ऑप्शन सी दिया गया है कि 3/5 और ऑप्शन डी दिया गया है 3/4। क्या होगा इसका सही उत्तर? आप सभी को अगर पता है तो बताइए। आपको बता देना चाहेंगे कि जो 92/115 जो दिया गया है, इसे आप किस संख्या से काटिएगा तो आप जानते हैं कि 23 चौके 92 होता है। कितने चौका 92 होता है? तो 23 चौके 92 होता है और 23 पचे 115 होता है। यानी कि इसका सबसे छोटा वाला जो रूप होगा वह 4/5 हो जाएगा, क्योंकि 4/5 को अब इससे छोटा हम लोग नहीं कर सकते हैं 4/5 को। तो 4/5 जो दिया गया है वो आपका ऑप्शन बी नंबर में दिया गया है, इसलिए इसका बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। आइए देखते हैं कि अब अगला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। तो अगला नंबर ध्यान से देखिए, प्रश्न कह रहा है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। और आपको बता दें कि ये जितना भी प्रश्न पूछा जा रहा है ये सभी हम आपको पहले ही बता दिए हैं। तो इसका बिल्कुल जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा। कि दो परिमेय संख्याओं के बीच जो होती है वह हम लोग अनगिनत यानी कि अनंत परिमेय संख्या निकाल सकते हैं, यानी कि ऑप्शन जो हो जाएगा वह डी नंबर हो जाएगा। जैसा कि आपको हम पहले बताए हुए थे ना कि आपको जो हम प्रश्न बता दिए हैं वही सभी प्रश्न पूछा जाएगा, केवल अंक चेंज कर दिया जाएगा। तो वही सभी प्रश्न देखिए पूछा गया है। ये सारे प्रश्न हम आपको पहले बताए हुए हैं। जो चैनल से हमारे पहले से जुड़े होंगे, जो सब्सक्राइब करके डेली क्लास लेते हैं, उनको तो दिक्कत हो ही नहीं रहा होगा। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। इसमें शांत बताना है। तो आपको बताए हैं कि शांत कब होता है? यदि हर के गुणनखंड में केवल 2 और 5 आता है, वही क्या होता है? शांत होता है। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे ऑप्शन आप सी नंबर में जब देख रहे हैं कि 15 क्या है 1600 दिया गया है, तो 15/1600 में 1600 जो है आपका हर है। जब हम लोग 1600 का गुणनखंड करेंगे, ध्यान से देख लीजिए, पूरी प्रोसेस अगर आपको पता रहेगा ना तो दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि क्वेश्चन जो है वो बदल करके पूछा जा रहा है, यानी कि जो अंक है अंकों को चेंज कर दिया जा रहा है। तो प्रोसेस पता होगा तो दिक्कत नहीं होगी। तो हम यह चाहते हैं कि आप बढ़िया से पढ़ें और अच्छा नंबर जाकर के प्राप्त करें, है ना। तो ध्यान से देखिए क्या करेंगे, इसे हम लोग खंडित करेंगे। जब इसे हम लोग गुणनखंड निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा क्या चीज़ 800, और फिर 800 का करेंगे तो हो जाएगा 400, फिर 400 का करेंगे तो हो जाएगा 200, और फिर 200 को जो करेंगे तो क्या हो जाएगा आप बताइए? तो हो जाएगा, कहिएगा कि सर 100 हो जाएगा। 100 जब करेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे 50 हो जाएगा। 50 को करेंगे फिर 2 से तो 25 हो जाएगा। अब 25 जब हो जाएगा तब 25 को अब क्या चीज़ से करेंगे? तो 5 से करेंगे। तो क्या हो जाएगा? एक 5 आएगा, फिर 5 से करेंगे तो हमका क्या हो जाएगा? 1 हमको लोगों को प्राप्त आ जाएगा। तो अब देख पा रहे हैं कि इतने ज़्यादा जब हम लोग गुणनखंड इसे किए तो केवल 2 और 5 आया है। 2 और 5 के अलावा कोई दूसरा संख्या नहीं है। तो अगर जिस हर के गुणनखंड में केवल 2 और 5 आएगा वही आपका शांत होगा, यानी कि ऑप्शन जो हो जाएगा वह सी नंबर हो जाएगा। इस प्रकार से सबको क्या कर लीजिएगा? बारी बारी से चेक कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे हम बारी बारी से चेक करके आपको नहीं दिखाए, क्योंकि इसका बिल्कुल सही उत्तर सी नंबर है। हम आपको बता दिए कि बारी बारी से चेक करेंगे तो काफ़ी लंबा वीडियो बन जाएगा। आप चेक कर सकते हैं। जब आप इन सभी ऑप्शन को चेक कीजिएगा तो ये ऐसा नहीं आएगा, ठीक है, दूसरा कोई संख्या आ जाएगा। तो ध्यान देना है बस यही बात आपको कि जिस हर के गुणनखंड में जो होगा क्या आएगा? केवल 2 और 5 आएगा, वही चीज़ क्या होगा? आपका शांत होगा, अन्यथा वो अशांत हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला नंबर प्रश्न देखिए। और ये भी प्रश्न जो है आपको बदल दिया गया है, और आपको पढ़ाया है तो आपको दिक्कत नहीं होगा जब आपको समझा देते हैं। तो ध्यान से देखिए, क्वेश्चन है कि बहुपद dy² प्लस by प्लस a के शून्यकों का गुणनफल क्या होता है। ये आप देखिए पूरी की पूरी ये बदल दिया गया है, और ऐसा प्रश्न हम आपको कई बार बताया है। देखिए आपको हम बताए थे कि अगर ax² प्लस bx प्लस c रहता है तो क्या होता है? उसका शून्यकों का गुणनफल होता है c/a, यानी कि तीसरा जो संख्या रहता है, यानी मान लीजिए संख्या हो गया, आपको सिंपल भाषा में समझा रहे हैं, और उसके नीचे आपको जो पहला रहता है उसे हम लोग भाग दे देते हैं। तो यहाँ देखिए तीसरा स्थान पे कौन है? ए है, और उसके पहले वाला स्थान पे कौन है? डी है, यानी कि a/d हो जाएगा ना, a/d हो जाएगा, ठीक है। देखिए आप सिंपल भाषा में एकदम ट्रिक के जैसा समझिए, जिससे कि दिक्कत ना हो, है ना। क्या करना है? अगर गुणनफल पूछेगा
तो जो लास्ट वाला है यानी कि तीसरा नंबर स्थान उसको ऊपर रख देना है, उसके नीचे एक बट्टा का सिंबल लगा देना है, और जो सबसे पहले है उसको क्या कर देना, नीचे लिख देना है यानी कि A/D हो जाएगा। तो A/D देखिए किस में है, तो कहिएगा सर डी नंबर में है, तो डी नंबर इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बढ़िया से इसे समझ जाइए क्योंकि ऐसा प्रश्न आपकी परीक्षा में जरूर रहेगा, भले ही इसका मान जो है वो चेंज कर दिया जाए, लेकिन एक प्रश्न जरूर रहेगा वैसे। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। देखिए मॉडल पेपर इसीलिए जारी किया जाता है कि आप देख करके अंदाजा लगा ले कि किस चैप्टर से और कैसा कैसा प्रश्न रह रहा है ना। देखिए अगला प्रश्न कह रहा है, और यह प्रश्न देख करके आप सोच में पड़ गए होंगे कि √18 का परिमीकरण गुणांक क्या होगा। परिमीकरण गुणांक आपको बताना है। आप पढ़े नहीं होंगे क्योंकि ये चैप्टर में जो क्वेश्चन है वो चैप्टर के अनुसार नहीं दिया गया है, एनसीईआरटी बुक के अनुसार। ठीक है, हम आपको बताना चाहेंगे, ध्यान से समझिए। अगर हम आपसे यह कहें कि √18 जो दिया गया है, √18 को रूट बाहर कर देना है यानी कि रूट को खत्म कर देना है, तो क्या चीज़ कीजिएगा, तो कहिए कि सर अगर √18 एक और रहता ना, यानी कि √18 से हम गुणा कर देंगे तो रूट हम लोग का खत्म हो जाएगा। क्यों खत्म हो जाएगा, क्योंकि रूट में क्या होता है, जब गुणा होता है रूट वाला गुणा, तो अगर 2 को रूट रहता है तो उसमें से क्या होता है, रूट बाहर हो जाता है यानी कि खत्म हो जाता है और केवल वो संख्या बच जाता है। तो √18 गुणे √18 क्या बचेगा, केवल 18 बचेगा। तो यही आपका एक गुणांक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, √18, यानी कि √18 जो दिया गया है ना वो आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगर कोई भी प्रश्न ऐसा पूछता है तो आपको ध्यान देनी है कि किस संख्या से उसमें हम लोग क्या करेंगे, गुणा करेंगे, जिससे कि रूट खत्म हो जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे √18 से ही गुणा करेंगे तो रूट खत्म हो जाएगा, इसलिए इसका उत्तर क्या होगा, ऑप्शन डी नंबर होगा। प्रोसेस बढ़िया से समझ लीजिए, प्रोसेस नहीं समझेंगे और केवल इसका आंसर जानते जाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। देखिए गणित है तो गणित में आपको काफ़ी बढ़िया से समझने की जरूरत है। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है। क्रैश कोर्स वाले वीडियो में भी आपको हम बताए थे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है। इसलिए कह रहे हैं कि जो भी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं उनको वीडियो नहीं मिल रहा होगा और उनको काफ़ी नुकसान हो सकती है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पूरे वीडियो को लगातार देखिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में सभी वीडियो का लिंक जो है आपको मिल जाएगा। तो प्रश्न है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है। तो देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपको बताए थे कि क्या होती है, 2 होती है, यानी कि ऑप्शन जो हो जाएगा बी नंबर क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न का। ये देखिए ये प्रश्न जो है ध्यान से समझिए। देखिए कैसा जो प्रश्न पूछा जा रहा है, एक तो कोरोना वायरस है उसमें भी बहुत गजब गजब का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अब तो प्रश्न कह रहा है कि यदि a = bq + r हो, जहां a और b धनात्मक पूर्णांक हो तो क्या होगा, r बड़ा होगा b से, या r छोटा होगा 0 से, या r छोटा होगा b से, या फिर इनमें से कोई जो है वह नहीं होगा। आपको ये बताना है। तो देखिए आपको हम बताना चाहेंगे इसका बिल्कुल जो सही उत्तर होता है वो होता है ऑप्शन सी नंबर, कि r जो है वह क्या होता है, छोटा होता है b से। क्या होता है, r छोटा होता है b से। ये बात याद रखिए जब a = bq + r होता है तब। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न की। तो ये बात आपको याद करके रखनी है, या आप यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का जो परिमेयिका पढ़े हैं उसमें भी आप देखे होंगे कोष्टक में जो लिखा जाता है उसके बारे में। चलिए आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है वो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या, इसमें से परिमेय संख्या कौन है। और ऐसा प्रश्न आपकी परीक्षा में एक जरूर रहेगा, ध्यान से याद कर लीजिए। देखिए कह रहा है कि इनमें से आपको जो ऑप्शन दिया गया उसके अनुसार बताना है। ऑप्शन कह रहा है कि 4 + √3। तो 4 + √3 आपको हम पहले ही बताया है कि अगर किसी अपरिमेय संख्या में परिमेय संख्या को जोड़ा जाए, घटाया जाए, गुणा किया जाए, भाग किया जाए तो क्या होता है, अपरिमेय ही रहता है। तो √3 एक अपरिमेय संख्या है ना, और इसमें 4 को जोड़ दिया गया है तो ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल गलत उत्तर हो जाएगा, यानी कि यह जो है आपका परिमेय संख्या नहीं होगा, यह अपरिमेय हो जाएगा। अब बात करते हैं √7 को, क्योंकि √7 जो भी है वो भी क्या है, एक आपका अपरिमेय संख्या है। √8 है तो √8 भी है, वो भी आपको एक अपरिमेय ही संख्या है। अब बात करते हैं यहाँ पे कि 6√5/√5। ठीक है, ये आपको बताना है कि क्या यह परिमेय है या फिर अपरिमेय है। तो ध्यान से देखिए, आपको एक प्रश्न हम बताए थे 2√2/√2, ये प्रश्न आपको बताए होंगे है ना। तो √2 से √2 को काट दिए थे, तो इसमें भी आपको क्या हो जाएगा, √5 से √5 कट जाएगा, बच जाएगा क्या चीज़ 6, और उसमें बच गया था क्या चीज़, केवल 2। तो बताए थे कि वह परिमेय हो जाएगा। तो देखिए ना आप कि आपको जो बताए थे केवल अंक चेंज कर दिया गया है, लेकिन प्रश्न वैसा ही है ना। देखिए तो इसलिए आपको कह रहा है, ठीक है, कि बढ़िया से पढ़ाई कीजिए। जो आपको हम बता रहे हैं एक भी हमारा वीडियो न छोड़िए, बढ़िया से पढ़ाई करके आप समझते जाइए। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि द्विघात बहुपद x² + 12x
प्लस 35 के शून्यक क्या होंगे। देखिए अब शून्यक क्या होंगे, लेकिन यहाँ पे शून्य का आंसर नहीं बताना है। देखिए यहाँ पे कैसे बदल दिया गया है, पूछ रहा है कि दोनों धनात्मक होंगे या दोनों ऋणात्मक होंगे, दोनों बराबर होंगे या एक धनात्मक होंगे या एक ऋणात्मक होंगे। तो जब तक आप इसका शून्यक निकालिएगा नहीं तब तक आप तो बता नहीं सकते हैं। तो ध्यान से देखिए, आइए इसका शून्यक निकाल करके आपको दिखा देते हैं। शून्यक कैसे निकाला जाता है वह भी सीख लीजिए, क्योंकि 2 नंबर में आपसे पूछा जाएगा शून्यक निकालने के लिए। देखिए तो ध्यान से देखिए, आपको क्या करना है कि जो भी प्रश्न आपको दिया गया है उस प्रश्न को आपको लिख लेना है कि एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 35 बराबर आपको 0 कर लेनी है। उसके बाद इसमें क्या किया जाता है कि जो पहला वाला पद है और जो अंतिम वाला पद है इसको गुणा करते हैं हम लोग। तो 35 में एक्स स्क्वायर से गुणा करेंगे तो क्या होगा, 35x स्क्वायर होगा। और 35 जो एक्स स्क्वायर आया है इसको इस तरह से तोड़ा जाता है ताकि ये बीच वाले मान के बराबर हो जाए, जोड़ा जाए या घटाया जाए। तो देखिए अगर हम लोग 5x आप प्लस क्या रख देते हैं 7x, तो 7 और 5 12x हो जाएगा, और 7 में 5 से गुणा करेंगे तो 35x स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो यानी कि ये ठीक है, तो लिख देंगे इस प्रकार एक्स स्क्वायर प्लस 5x यानी कि 5x प्लस 7x प्लस 35 बराबर क्या चीज़ 0। अब ध्यान से देखिए, इसमें से हम कॉमन लेंगे, इन दोनों संख्याओं में से 2 2 करके की कॉमन लेते हैं, ये चीज़ तो आपको पता है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x में क्या कॉमन है, कॉमन का मतलब होता है कि जो उसमें मिलता जुलता हो। तो एक्स स्क्वायर में x बाहर कर लेंगे तो बचेगा x, और 5x में 5 को x को बाहर कर लिए हैं तो बच जाएगा 5। उसके बाद से देखिए यहाँ पे अब क्या करेंगे, यहाँ पे जो आपका था 7x था, तो 7x में क्या बाहर करेंगे, क्योंकि 7 बाहर करेंगे क्योंकि इसमें x नहीं है 35 में, तो 7 बाहर करेंगे तो बचेगा x, और आपको इसमें से 35 से बाहर करेंगे तो बचेगा क्या चीज़ 5। और आपको एक चीज़ बताई थी कि ये दोनों देखिए x प्लस 5 और x प्लस 5 आ गया ना, यानी कि जब ये बराबर होगा तो ही जा करके क्या रहता है, ये आपका जो किया हुआ जो गुणनखंड रहता है ये आपका सही रहता है। अब उसके बराबर आप लिख दीजिएगा क्या चीज़ 0। अब देखिए एक बार आपको लेना होगा x प्लस 7 और एक बार आपको लेना होगा x प्लस 5। तो ध्यान से देखिए, एक बार लेते हैं हम लोग x प्लस 7 और एक लेते हैं हम लोग क्या चीज़ x प्लस 5 लेते हैं, ठीक है, उसके बराबर 0। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, मान निकालेंगे। तो एक बार जब x प्लस हम लोग 7 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, x का मान माइनस का 7 आ जाएगा, ठीक है। और जब हम लोग x प्लस 5 बराबर 0 रखेंगे तो x का मान क्या आ जाएगा, हम लोग का माइनस का 5 आ गया। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि x का मान यहाँ पे भी माइनस में आया है और यहाँ पे भी माइनस में आया है, यानी कि ये दोनों क्या हो जाएगा, ऋणात्मक में हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन जो हो जाएगा वह बी नंबर हो जाएगा। समझ में आया कैसे बन रहा है। तो ऐसा प्रश्न आपके परीक्षा में रहेगा तो कैसे बना दीजिएगा। देखिए अंक चेंज कर दिया जाता है, बिहार बोर्ड के ऑफिशियल मॉडल पेपर इसीलिए जारी किया जाता है जिससे कि आप समझ सके कि कैसा प्रश्न पूछा जा रहा है। समझ में आया आपको ना, बढ़िया से समझ गए होंगे। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है, इसमें से कौन अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या कौन रहता है, जिसे हम लोग आसानी से क्या कर सकते हैं, रूट से बाहर नहीं कर सकते हैं। तो जिसे हम लोग रूट से बाहर नहीं करेंगे वही हमारा क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। यानी कि अर्थात हम लोग कह सकते हैं, ये भी कह सकते हैं जिसे हम लोग p/q के रूप में क्या कर सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। अगर p/q के रूप में नहीं भी लिख सकते हैं वो भी हमारा क्या होता है, अपरिमेय ही रहता है। तो देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ऑप्शन सी नंबर में जो दिया गया है √27, √27 को हम लोग इसे बाहर नहीं कर सकते हैं, यानी कि इसे हम लोग p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, है ना, इसलिए, है ना। क्योंकि देखिए यहाँ पे अगर आपको 180 दिया गया 121 दिया गया है तो 121 को क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा, 196 दिया गया तो 196 क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा, और यहाँ पे 289 दिया गया है तो 289 का क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा, 17 17 क्या होता है 289 होता है। तो ये तो सभी परिमेय हो जाएगी, लेकिन यही जो दिया गया है ना √27 ये आपका क्या हो जाएगा, एक आपका अपरिमेय हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन इसका क्या है, सी नंबर सही है। आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है वह प्रश्न ध्यान से देखिए। अगला प्रश्न कह रहा है कि बहुपद 5y² माइनस 25 की शून्य के ज्ञात कीजिए। और पहले क्या पूछा जाता था, यहाँ पे देखिए x पूछा जाता था, अब यहाँ पे y कर दिया है। केवल यहाँ पे जो है अंक चेंज कर दिया जो है, जो चर राशि या चर राशि है केवल इसी को चेंज किया जा रहा है। तो आपको प्रोसेस पता होनी चाहिए, इसलिए हम प्रोसेस आपको बता रहे हैं कि बढ़िया से समझिए। तो यहाँ पे भी कह रहा है शून्य, तो शून्य के लिए क्या कर देंगे बराबर 0। अब 5y² माइनस 25 बराबर 0 हो गया। तो 25 को हम लोग क्या कर देंगे, इसको 0 के उस साइड मतलब भेज देंगे, दाहिने साइड भेज देंगे। तो 5y² बराबर क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। जब 5y² बराबर हम लोगों का क्या आ गया 25 आ गया, तो 25 आ गया तो क्या करेंगे y² बराबर हम लोग हो जाएगा 25/5 हो जाएगा। तो क्या कट क्या आएगा 5 आएगा। तो यानी कि y² बराबर 5 आ गया। जब y² बराबर हम लोगों का 5 आ गया है तो अब y बराबर क्या हो जाएगा, क्योंकि जब हम लोग स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चल जाएगा, तो रूट क्या हो गया 5 हो गया। अब हम लोग जानते हैं कि जो रूट में मान रहता है वह प्लस माइनस दोनों में रहता है, यानी कि हम लोग का जो y का मान आएगा, एक हम लोगों का मान आएगा प्लस
√5 और एक आएगा -√5। तो देखिए एक +√5 और एक -√5 कहाँ है, तो आप देख पा रहे हैं ऑप्शन सी नंबर में है, इसलिए ऑप्शन सी जो होगा इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला जो प्रश्न दिया गया है वह प्रश्न है हम सभी का कि एक द्विघाती बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 3 तथा -40 हो तो द्विघातीय बहुपद क्या होगा। इसे भी ध्यान से समझ लीजिए, ऐसा भी प्रश्न रहेगा आपकी परीक्षा में, केवल यहाँ से अंक चेंज कर दिया जाएगा, ठीक है, और नहीं तो यही अंक पूछ दिया जाएगा। तो आप सभी को एक हम आपको क्या बताए थे, जब आपको पढ़ा रहे थे तो बताए थे द्विघाती बहुपद का फॉर्मूला आपको बताए थे कि द्विघाती बहुपद क्या होता है। यहाँ पे पहले ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान दिया गया है -3, माइनस ने दिया गया है 3, और अल्फा इंटू बीटा दिया गया है क्या चीज़, तो -40 दिया गया है। ये चीज़ आपको दिया गया है, याद करके रखना है, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है कि शून्यकों का योग, बहुपद के शून्य का योग, तो बहुपद का शून्य कौन होता है, अल्फा प्लस बीटा, तो 3 दिया गया है, और गुणनफल कह रहा है तो अल्फा इंटू बीटा यानी कि -40 दिया गया है, ठीक है। चलिए अच्छी बात है। अब द्विघात बहुपद हमको निकालना है, तो द्विघात बहुपद बराबर एक सूत्र होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये आपका सूत्र होता है। तो ध्यान से देखिए x² तो x², माइनस तो माइनस, और अल्फा प्लस बीटा का मान 3 दिया है तो 3 रख दिए, उसके बाद से कह रहा है x, तो x का x लिख दिए, प्लस तो प्लस, अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या दिया गया, -40 दिया गया, तो -40 हम यहाँ पे क्या किए, लिख दिए, ठीक है। अब देखिए जब इसे हम लोग मतलब कि सॉल्व करेंगे तो x² अब -3x यहाँ पे प्लस माइनस माइनस -40 हो जाएगा, तो x² -3x -40 देखिए कहाँ पे दिया गया है, तो ऑप्शन ए नंबर में दिया गया है x² -3x -40, तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए नंबर बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। कैसे बन रहा है ध्यान से समझ में आ रहा है ना। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है कि युग्म समीकरण x + 2y = 4 दिया गया है तथा 2x + 4y = 8 का हल जो है वह क्या होगा, एक हल होगा, दो हल होगा, कोई हल नहीं होगा, या अनगिनत हल होगा, क्या हल होगा आपको ये बतानी है। या इस प्रश्न को कैसे बनाया जाता है ध्यान से समझिए, लेकिन उसके पहले अगर लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, शेयर नहीं किए शेयर कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार आए जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि आगे से आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन यानी कि वीडियो आपको मिला करे। देखिए जब भी आपसे इस प्रकार का सवाल पूछे, अगर आपसे हल पूछे तो आपको क्या करना होगा, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 निकालना होगा, और उसमें चेक करना होगा। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे a1/a2, तो a1 का मान क्या है, यहाँ पे जो पहला वाला समीकरण होता है, और उसमें जो सबसे पहला x का जो गुणांक होता है वो आपका a1 का मान होता है, और जो दूसरा समीकरण होता है उसमें जो गुणांक होता है x में वो क्या होता है, a2 का मान होता है। तो देखिए a1/a2 तो क्या हो जाएगा, a1 का गुणांक क्या है, यहाँ पे 1 है तो 1/, क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसी तरह के b1 b2 निकालेंगे तो 2/, क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसी तरह क्या होगा, 4/8 हो जाएगी। जब इसे हम लोग कटाएंगे तो 1/2 का 1/2 हो जाएगा, और 2/4 दिया गया तो 1 इसका 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 दूने 4 होता है, और इसी तरह 4 दूने 8 होते हैं, यानी 1/2 हो जाएगा। तो देखिए ये सभी क्या है, आपस में बराबर आ रहा है, 1/2 1/2 1/2, यानी कि a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 आ रहा है। तो इसका क्या होगा, अनगिनत हल होगा, क्या होगा, अनगिनत हल होगा, यानी कि ऑप्शन जो इसका डी नंबर दिया गया है आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है हम सभी का, और इसके बारे में जरूर आप पढ़ लीजिएगा, सारी चीज़ें आप याद कर लीजिएगा कि अगर a1/a2 बराबर नहीं हो b1/b2 तो क्या होता है, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं होता है c1/c2 तब क्या होता है, ये सारी चीज़ें याद कर लीजिएगा। इसी तरह का प्रश्न आपको इससे परीक्षा में पूछा जाएगा, केवल यहाँ पे मान चेंज करके। चलिए अगला प्रश्न है कि यदि बहुपद x² + ax - b के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो b का मान क्या होगा। यह प्रश्न देकर के काफ़ी बच्चे जो होंगे वो सोच में पड़ गए होंगे कि यह प्रश्न कैसे बनेगा। तो ध्यान से समझिए कि यह प्रश्न कैसा बनेगा, ठीक है। और आपको जो बताया है कि जो भी आपको हम चीज़ बता रहे हैं, जो भी आपको टॉपिक बता रहे हैं, वो टॉपिक को बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। वैसे तो हम जो भी क्वेश्चन आपको बताएंगे वैसा ही क्वेश्चन और वैसा ही पूछा जाएगा, लेकिन आप उसे बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, यानी कि जो हम बताएंगे ना उसे बढ़िया से 1-2 बार आप रिवाइज जरूर कर लीजिएगा घर पर, नहीं तो आपको जाइएगा एग्जाम में तो पता चलेगा वो सर तो बताए थे लेकिन हम ही नहीं पढ़े हैं, तो फिर ऐसा दिक्कत ना हो, ठीक है। हम जो आपको बता रहे हैं उसे बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। ध्यान से देखिए, यहाँ पे ये प्रश्न कह रहा है कि यदि बहुपद x² + ax - b के शून्य क्या हो, एक दूसरे के व्युत्क्रम हो, तो b का वैल्यू क्या होगा। तो ध्यान से समझिए, कह रहा है कि एक दूसरे के व्युत्क्रम हो, क्या चीज़, शून्य, यानी कि अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, 1/β। ध्यान से समझिए, व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, 1/1 होता है, यानी कि बट्टा में जो भी होता है उसका मान रख देते हैं, है ना।
तो अल्फा बराबर 1/बीटा हो जाएगा, क्योंकि ये कह रहा है शून्य किसका क्या है, एक दूसरे के व्युत्क्रम है, क्या है, व्युत्क्रम है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, इसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे कुछ नहीं है, नीचे तो रख देंगे 1 और इसको अब तिर्यक गुणा करेंगे, तो अल्फा में बीटा से करेंगे तो अल्फा बीटा हो जाएगा। ठीक है, तो अल्फा बीटा यहाँ पे हमने लिख दिया। फिर 1 में 1 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी कि अल्फा बीटा बराबर क्या दे दिया गया है, 1 दे दिया गया है। तो अल्फा बीटा बराबर जब 1 हम लोगों को दे दिया गया है, ध्यान से समझिए, अल्फा बीटा बराबर जो हम लोग का 1 दे दिया गया है, दे दिया गया ना, तो हम लोग अल्फा बीटा बराबर क्या होता है, आप सभी जानते हैं कि C/A होता है। अभी आपको बताएं कि तीसरा पद बटे पहला पद, यानी कि आसानी भाषा से हम आपको समझा दिए, ये आपको बताए थे कि ax² + bx + c अगर होता है तो C/A होता है, उसका गुणांक होता है, यानी कि अल्फा इंटू बीटा का मान होता है। तो यहाँ पे जो होगा -b/, क्या हो जाएगा, क्योंकि माइनस दिया गया है पहले से, C/A होता है तो c का मान क्या दिया गया यहाँ पे -b, तो -b/a, e का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो रख दिए। तो -b में 1 से भाग देंगे तो क्या होगा, माइनस का b बचेगा। ठीक है, यानी कि अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू जो हम लोग निकाले, अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होगा, -b, तो -b बराबर अब क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो जब -b बराबर 1 हो गया तो b बराबर क्या हो जाएगा, -1 होगा, क्योंकि ये क्या होगा, डायरेक्ट क्या होगा, पक्षांतरित हो जाएगा। अब इधर वाला माइनस क्या होगा, उधर चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से b बराबर क्या हो जाएगा, इसका -1 हो जाएगा। तो -1 इसका क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट उत्तर ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या कह रहा था प्रश्न, कि शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हैं। चलिए आगे बात करते हैं, तो समझते जाइए प्रोसेस क्या क्या कह रहा है। अगला जो प्रश्न कह रहा है कि अर्धवृत्त का कोण क्या होता है। अर्धवृत्त का कोण क्या होता है आपको पता है, तो देखिए अर्धवृत्त का जो कोण होता है वह 90 डिग्री होता है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न दिया गया वह कह रहा है कि द्विघात समीकरण ax² + bx + c बराबर 0, जहाँ a बराबर नहीं है 0 के वास्तविक मूल नहीं है यदि, के वास्तविक मूल नहीं है यदि, मतलब वास्तविक मूल जो होगा वह कब नहीं होता है, आपको ही बताना है। तो देखिए वास्तविक मूल तब नहीं होता है जब d का मान छोटा रहता है 0 से, d का मान छोटा रहता है 0 से, कहने का मतलब d बराबर क्या होता है, b² - 4ac, छोटा होना चाहिए किससे, 0 से। तो देखिए ये मान कहाँ दिया गया है, b² - 4ac छोटा हो किससे, 0 से। तो ऑप्शन में आप कहिएगा कि सर ऑप्शन में डी नंबर में दिया गया है कि b² - 4ac छोटा है किससे, 0 से, यानी कि ऑप्शन डी नंबर जो होगा, डी नंबर वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। समझ में आ रहा है, चलिए आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है वह प्रश्न कह रहा है, और इस प्रश्न के बारे में हमें काफ़ी आपको ज़्यादा बार बताया है कि ऐसा प्रश्न रहेगा, और देखिए प्रश्न पूछ दिया गया, केवल यहाँ पे क्या मान को बदल दिया गया है। कह रहा है प्रश्न कि यदि अल्फा तथा बीटा समीकरण 2x² - x - 6 बराबर 0 की मूल हो तो 1/α + 1/बीटा का जो वैल्यू होगा वो वैल्यू क्या होगा। तो आपको बताए थे कि ऐसा अगर आपकी परीक्षा में कहीं भी प्रश्न पूछा जाता है तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, तो सबसे पहले आपको अल्फा + बीटा बराबर और अल्फा इंटू बीटा बराबर आपको निकालना होगा। ठीक है, तो आइए निकालते हैं यहाँ। तो अल्फा + बीटा बराबर आपको बताए थे कि -b/, क्या होता है, a होता है। तो -b यानी कि -b, तो यहाँ पे -b का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस का 1 तो पहले से दिया गया, यानी कि b का वैल्यू 1 हो जाएगा, माइनस का 1, और माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, और 1/, क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब उसके बाद से कह रहा है कि अल्फा इंटू बीटा होता है c/a, तो c का मान है क्या, -6, और -6/a, का वैल्यू क्या है 2, तो -6/2 से यहाँ पे क्या हो जाएगा, -3, यानी कि अल्फा + बीटा का मान क्या होता है, b/a, तो -b/a जब हमने निकाला यहाँ से तो 1/2 आया, 1/2 आया, और अल्फा इंटू बीटा क्या आ गया, -3 आ गया। तो ध्यान से समझिएगा यहाँ से अब क्या करना होगा। उसके बाद से क्या करना होता है, इसको हमको सॉल्व करना होता है, यानी कि 1/α + 1/ जो बीटा दिया गया इसे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा, इसको एलसीएम लेंगे यानी कि भिन्न का जोड़ करेंगे तो अल्फा बीटा हो जाएगा, और इससे अल्फा से अल्फा कट जाएगा तो हो जाएगा बीटा, और फिर बीटा से बीटा कट जाएगा, हो जाएगा अल्फा, यानी कि बीटा + अल्फा और अल्फा इंटू बीटा आपको यहाँ पे मिल गया, यानी कि बीटा + अल्फा बटे अल्फा इंटू बीटा आपको मिल गया। तो बीटा + अल्फा चाहे अल्फा + बीटा, अभी आपने निकाला क्या चीज़, मूलों का योग, मूलों का योग आपने क्या निकाला, आपने अभी यही निकाला कि 1/2, तो 1/2 और बट्टे में फिर क्या चीज़, अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा आपने क्या निकाला, तो कहिएगा कि सर हमने 3 निकाला था, तो निकाल दीजिए, हम लोग 3 निकाल दिए। चलिए अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो रख देते हैं हम लोग 1, यानी कि हम लोग को यहाँ पे ध्यान से देखिए 1/2 बट्टे -3/1। अब जब ये भाग में है तो गुना में चल जाएगा, यानी कि 1/2 गुना हो जाएगा 1/-3,
है ना। अब देखिए ध्यान से, तो यहाँ 1 में 1 से गुणा कीजिएगा तो 1, और 2 में 3 से गुणा कीजिएगा तो हो जाएगा 6, यानी कि अब माइनस में है तो -6, यानी कि 1 -1/6, यानी कि ऑप्शन जो दिया गया है ऑप्शन डी नंबर में हो जाएगा कि -1/6 इसका जो होगा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला देखिए प्रश्न कह रहा है कि समानांतर श्रेणी -3, -4, -11, -18 डॉट का 21वां पद क्या होगा। अगर आपसे ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा तो आपको हम पहले बताए थे कि अगर 21वां पद, 20वां पद, 11वां पद, कोई भी पद पूछा जाए तो आपको क्या करना है, ए प्लस लिख करके जितना पूछा जाएगा उसमें से 1 घटा करके उसे डी, उसमें डी से गुणा कर देना है, यानी कि 21वां पद तो हो जाएगा 20D। ऑब्जेक्टिव के लिए काफ़ी सिंपल है। तो ए का वैल्यू क्या है, -3 है एपी में, प्लस तो प्लस 20 के 20 लिख देंगे हम लोग डी का वैल्यू। तो डी का वैल्यू आप जानते हैं कि क्या होता है, दूसरा में से क्या निकलता है, पहला को अगर घटाते हैं तो जो मान आता है वही हम लोग का हो जाता है। तो यहाँ पे जब निकालेगा 4 में से -3 को घटाइएगा, क्या करेगा, 4 में से -3 को घटाएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा अब 7 हो जाएगा, 4 और 3 हो जाएगा 7, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 7। ठीक है, तो -3 और प्लस 20 सत्ते कितना होता है 140। तो याद देखिए 140 और -3 है तो -3 जो घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 137, यानी कि 137 का क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 137, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। समझ में आ रहा है। चलिए आगे बात करते हैं कैसे निकाला जाता है। इसी तरह से आप कोई भी प्रश्न अगर आएगा तो आप क्या कीजिएगा, ए प्लस लिख करके जो भी पूछा जाएगा उसको क्या करके एक कम करके उसमें डी से गुणा करके आसानी से निकाल दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है। इसमें से द्विघात जो समीकरण है वह द्विघात समीकरण कौन है, आपको ये बताना है। तो देखिए ये जो ऑप्शन दिया गया है चारों ऑप्शन, ये चारों का चारों ऑप्शन गलती है, क्योंकि ध्यान से देखिए यहाँ पे कह रहा है कि द्विघात समीकरण है, तो द्विघात समीकरण में कभी एक्स क्यू वाला नहीं रहता है, तो ये तो पहले ही गलती है। उसके बाद से ध्यान से देखिए यहाँ पे जो दिया गया है x + 1/x = x², तो x में x से करेगा तो x² हो जाएगा, और फिर x में इधर आप गुणा करेंगे तो ये खत्म हो जाएगा, ये तो आपका होगा नहीं द्विघात समीकरण। उसके बाद से कह रहा है देखिए ये चीज़, तो ये चीज़ भी आपको जो नहीं होगा, क्योंकि x² पहले दिया गया फिर x² नीचे दिया गया है। जब इसे हम लोग एलसीएम करेंगे किसी तरह, जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये ज़्यादा आ जाएगा, तो हम लोग को x² मानना चाहिए। और यहाँ पे ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या किया है कि x² -4√x दे दिया है, तो लेकिन हम लोग ये जानते हैं कि कभी भी √x नहीं रहता है, भले ही 4 जो है वह रूट में रह जाए उसके लिए कोई दिक्कत नहीं होता है, लेकिन x वाला मान रूट में नहीं रहता है ना। तो ये गलती टाइप हो गया है यहाँ पे बिहार बोर्ड वाले से। देखिए यहाँ से यहाँ पे 4 पे रूट रहेगा, चाहे रूट यहाँ पे नहीं रहेगा, तो ही आपका इसका आंसर होगा बी नंबर, अन्यथा इसका बिल्कुल सही उत्तर बी नंबर नहीं होगा। समझ गए हैं ये कि इसका क्या होगा। चलिए आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है वह प्रश्न दिया गया है कि समानांतर श्रेणी 80, 76, 72, 68 डॉट का कौन सा पद शून्य होगा। शून्य पद कौन सा होगा, और ऐसा प्रश्न आपके सब्जेक्टिव टाइप में भी पूछा जाएगा और ऐसा प्रश्न आपके ऑब्जेक्टिव टाइप में भी पूछा जाएगा। तो ध्यान से समझिए कि कैसे बनता है इसको, जिनको आता है तो सॉल्व कीजिए, कॉपी कलम लेकर के बैठिए जब आप गणित पढ़ रहे हैं तो ठीक है। ध्यान से समझिए, इसको निकालने के लिए क्या करिएगा, ध्यान से देखिए कह रहा है कि कौन सा पद शून्य होगा, यानी कि an = 0 कह रहा है, an = 0 कर रहा है। तो an का फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं कि a + n - 1 × d, यानी कि a + n - 1 × d बराबर क्या कह रहा है 0 कह रहा है ना। तो ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे a का वैल्यू क्या है 80, तो रख दिए हम लोग 80, n हम लोग को निकालना ही है तो n का n रख दिया, 1 का 1 रख दिया, और d का वैल्यू क्या हो जाएगा 76 में से 76 जो दिया गया उसमें से हम लोग 80 को क्या करेंगे माइनस करेंगे तो -4 बचेगा। ठीक है, यही बचेगा ना, अब -4 बराबर हो जाएगा 0। अब देखिए 80 तो 80, प्लस तो प्लस, और यहाँ पे n में -4 से गुणा कीजिएगा तो हो जाएगा क्या चीज़ -4n, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे -4 में -1 से गुणा कीजिएगा तो हो जाएगा प्लस का क्या चीज़ 4 = 0। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे 80 और 4 कितना हो गया 84, यानी कि 84 - 4n = 0। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 84 - 4n = 0। तो यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे, इसको पक्षांतरित करेंगे तो 84 बराबर हो जाएगा 4n, क्योंकि माइनस वाला है तो पक्षांतरित करेंगे तो प्लस में हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, जब 84n जब दे दिया गया है तो जब इसे हम लोग कटाएंगे तो 21 चौका 84 होता है ना, 21 में 4 से गुणा करेंगे तो 84 आ जाएगा
है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा, n बराबर हो जाएगा 21वां पद। क्या हो जाएगा, n बराबर 21वां पद इस तरह से निकलता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी नंबर। समझ में आ रहा है कैसे होगा, ऑप्शन बी नंबर। ओके चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न जो है वह प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है, ध्यान से समझिए कि यदि समानांतर श्रेणी का सामान्य पद 6 - 4n है तो सार्वंतर क्या होगा। ये भी प्रश्न बच्चे जब देखे होंगे तो सोच में पड़ गए होंगे, लेकिन जो हमसे पढ़े हैं उनको हम बताए थे कि ऐसा प्रश्न आएगा तो उनको क्या करना होगा। ठीक है, देखिए क्या करना होता है, जो n रहता है उसके लिए हम लोग मानते हैं, माना कि n बराबर क्या चीज़ 1 2 3 डॉट 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 कुछ भी हम लोग मान लेंगे। ठीक है, मतलब कुछ भी नहीं 1 2 3 और यहाँ पे अनंत तक हम लोग मानेंगे सीरियल नंबर से। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे हम लोग, ध्यान से देखिए, n की जगह हम लोग वैल्यू रखेंगे तो 6 - 4, n की जगह पहले 1 रखेंगे। ठीक है, तो 6 - 4 हो जाएगा, तो 6 में से 4 गया तो कितना बचा, तो कहिएगा कि सर 6 में से जब 4 जाएगा तो 2 बचेगा। ठीक है, तो एक AP यहाँ पे देखिए, अब AP आप लिख रहे हैं क्योंकि AP में जब होगा तो ही तो आप सार्वंतर निकालिएगा ना, तो AP में हो गया पहले 2। ठीक, इसी तरह से आपको क्या करना होगा, यहाँ पे 2 रखना होगा, तो 2 रखिएगा तो 4 दूनी 8 और 8 हो जाएगा, तो 6 में से -8 हो जाएगा, तो क्या होगा -2। अब क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। उसके बाद से आप 3 रखिए, तो 3 रखिएगा तो 4 3 12 और हो जाएगा -12 और 6 यहाँ पे हो जाएगा ना, 4 में 3 से गुणा कीजिएगा 12 हो जाएगा। ठीक है, 12 तो -12 और यहाँ पे +6 है, तो -12 + 6 से क्या क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे ध्यान से जब आप देख रहे हैं तो क्या हो जाएगा कि यहाँ पे जब हम लोग पक्षांतरित मतलब कि आप d का वैल्यू निकालेंगे 2 -2 माइनस यहाँ पे 6, तो क्या होगा, ध्यान से देखिए, क्योंकि A2 में से A1 होता है, तो A2 यहाँ पे क्या है -2 है और -2, तो -2 और -2 क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह अगर आप निकालिएगा इसमें से तीसरा पद में से दूसरा पद, तो -6 में से -2 को जब घटाइएगा, -6 में से -2 तो -2 हो जाएगा +2, तो 2 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे -6 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया तो क्या हो गया -4, यानी कि बराबर आ रहा है ना, तो -4 जो दिया गया है इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी नंबर में। कैसे बना, पहले आपको मानिएगा n बराबर 1, फिर मानिएगा n बराबर 2, फिर मानिएगा n बराबर 3, डॉट 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 मान सकते हैं। इस प्रकार से आपका AP निकल के चला आएगा। जब AP निकल जाएगा तो D बराबर क्या होता है, A2 - A1, तो A2 - A1 आप आसानी से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। नहीं समझ में आ रहा है या आप कुछ देर के बाद भूल जाते हैं तो इस वीडियो को फिर से पीछे करके आप देख सकते हैं, यह वीडियो हमेशा के लिए अपलोड रहेगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। अगला जो प्रश्न है वह प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन समानांतर श्रेणी में है। अब समानांतर श्रेणी में कौन होता है, जिसमें D1 बराबर D2 होता है, यानी कि जो पदांतर होता है, यानी कि सार्वंतर होता है, सार्वंतर का मान बराबर होता है। तो देखिए इसमें ध्यान से कि सार्वंतर का मान किस में बराबर होगा, तो देखिए ऑप्शन सी नंबर में सार्वंतर बराबर होगा। कैसे बराबर होगा, तो ध्यान से देखिए, A2 में से A1 घटाएंगे, यानी कि दूसरा पद में से पहला पद, तो 1/2 दूसरा पद है, माइनस करेंगे 3/2, तो 3/2 जब हम लोग करेंगे तो यहाँ से ध्यान से देखिए, यहाँ पे दोनों का एलसीएम जब करेंगे तो 2 बचेगा, अरे 1 माइनस क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो 1 - 3 यानी कि -2/2, यानी कट क्या आएगा, क्या चीज़, माइनस का 1। अब ध्यान से देखिए, अब यहाँ पे -1/2 में से घटाएंगे हम लोग क्या चीज़, 1/2। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, अब इसको भी करेंगे तो क्या हो जाएगा 2, और यहाँ से करेंगे तो हो जाएगा -1 और फिर हो जाएगा -1, तो -1 -1 -2/2 क्या हो जाएगा, -1। यहाँ पे भी -1 आया, यानी कि यहाँ पे क्या है, पदांतर यानी कि सार्वंतर का मान क्या है, बराबर है, इसलिए इसका बिल्कुल से उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी नंबर हो जाएगा। समझ में आ रहा है, चलिए आगे बात करते हैं। अगला जो है वह प्रश्न कह रहा है कि मूल बिंदु के नियामक कौन है। मूल बिंदु के नियामक, तो मूल बिंदु के जो नियामक को होते हैं वो 0,0 होते हैं, यानी कि क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी नंबर हो जाएगा। ये सभी तो बच्चे जानते ही हैं, आपको बताए भी हैं। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज हो, PQR तथा QR/BC बराबर अगर दिया गया हो 2/3, तो एरिया ऑफ त्रिभुज PQR/एरिया ऑफ त्रिभुज ABC का वैल्यू क्या होगा। तो आपको बताया थे काफ़ी सिंपल है ये। इसको मतलब ऐसा अगर प्रश्न आएगा तो क्या करना, आपको स्क्वायर कर देना है दोनों संख्या, यानी कि 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, यानी कि 4/9, तो 4/9 कितना है, ऑप्शन ए नंबर है। ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, यही जो होता है आपका, अगर एरिया ऑफ त्रिभुज PQR हो बटे एरिया ऑफ त्रिभुज ABC हो या कोई भी हो, तो इसको क्या करते हैं, इसका भुजा का क्या होता है, इसका स्क्वायर होता है ना, तो स्क्वायर इसका हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, ध्यान से समझिए।
अगला प्रश्न कह रहा है 25 नंबर की दी गई आकृति में x का मान क्या होगा। यहाँ पे आपको बताना है x का जो वैल्यू होगा, x का वैल्यू क्या होगा यहाँ वाला, ध्यान से देखिए। तो इसको निकालने के लिए ध्यान से समझिए क्या करना है आपको। यहाँ पे देखिए ये एक प्रकार का त्रिभुज है, आपको दिखाई दे रहा है। तो ध्यान से देखिए, यहाँ का मान 60 डिग्री दे दिया गया है, यहाँ का मान 50 डिग्री दे दिया गया है, तो और यहाँ का मान नहीं दिया गया है। तो जब त्रिभुज में दो गो का मान दे दिया गया है तो तीसरा मान निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते। पहले यहाँ वाला मान निकालिए। तो आप जानते हैं कि त्रिभुज के अंतःकोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे जब दो गो का मान दे दिया गया, तीसरा नहीं दिया गया, तो दोनों को जोड़ करके घटा दीजिए 180 में से। तो 60 गो और 50 गो का हो जाएगा। 60 में या जब 50 को जोड़िएगा तो क्या होगा, 110 होगा कि नहीं होगा। ठीक है, 110 हो जाएगा, यानी कि 110 यहाँ पे आपका आ गया। तो आप सभी जानते हैं शीर्षाभिमुख कोण से कि जो उसके आमने सामने का जो भुजा होती है, मतलब कि जितना मतलब कोण होता है, भुजा नहीं, उसका जितना कोण होता है जो उसके सामने वाला उतना ही होता है। यहाँ पे जब 110 डिग्री निकल गया तो शीर्षाभिमुख कोण से क्या हो जाएगा, ये भी 110 ही हो जाएगा। तो 110 आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए नंबर। समझ में आ रहा है। चलिए, कैसे बन रहा है, ऐसा प्रश्न आपकी परीक्षा में एक बार रहेगा। अगला प्रश्न देखिए ध्यान से। अगला प्रश्न कह रहा है कि बिंदुओं R 0,6 तथा S 8,0 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक क्या होता है। इसको भी बनाने के लिए हम एक ट्रिक बताए थे। देखिए प्रश्न वही है, सब केवल अंक चेंज कर दिया गया है। ध्यान से देखिए, बताए थे आपको कि ये दो पहला जो दिया गया है, पहला बिंदु और दूसरा बिंदु, इनमें से जो पहला अंक दिया गया है पहले के साथ जोड़ करके 2 से भाग दीजिए और दूसरा दूसरे के साथ जोड़ करके 2 से भाग दीजिए। समझ में नहीं आ रहा है, ध्यान से देखिए। यहाँ पे जो 0 पहले है इसमें और इसमें 8 है, तो 0 + 8/2 कितना होगा, 0 और 8 जुड़ेगा तो 8, 8/2 यानी कि 4, और फिर 6 + 0, तो 6 + 0 करिएगा बटे 2, तो 6 + 0 करिएगा तो क्या हो जाएगा 3, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 4,3। तो 4,3 देखिए कहाँ ऑप्शन है, तो ऑप्शन आपका डी नंबर में है। तो डी नंबर आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। समझ में आ रहा है कैसा बन रहा है। चलिए आगे, अगला जो प्रश्न है वह प्रश्न हमसे क्या कह रहा है कि बिंदुओं 4,6 और 8,2 के बीच की दूरी निकालिए। तो बीच की दूरी कैसे निकाली जाती है, आपको पता है कि डी से निकाली जाती है। डी वाले से √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है, ऐसे निकाली जाती है। इसी में है y2 - y1 के होल स्क्वायर, इसे निकाली जाती है। चलिए निकालिए। x2 - x1 यानी कि x2 8 है, 8 में से 4 का घटाएंगे तो 4, और ये प्रश्न सेम टू सेम प्रश्न आपको बताए हैं। 4 का स्क्वायर यानी कि कितना हो जाएगा 16, डायरेक्ट कर देते हैं 16, और उसके बाद से 2 में से 6 को घटाएगा तो हो जाएगा -4, -4 को स्क्वायर कीजिएगा तो हो जाएगा क्या चीज़, प्लस का 16, तो हो जाएगा 16, 16 16 हो गया 32। अब 32 को जब आप बाहर कीजिएगा रूट से तो क्या होगा 4√2 आएगा। ये पहले क्वेश्चन एकदम सेम क्वेश्चन आपको बताए हैं, हम सेम क्वेश्चन आपको बताया है। इसलिए कह रहे हैं कि जो आपको हम पढ़ा दिए हैं, बता दिए, उससे बाहर नहीं पूछेगा। परेशान मत होइए और भटकिए मत। कई जगह आप देख रहे हैं कि भटक रहे हैं, भटकिए मत। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और बढ़िया से वीडियो को देखते रहिए और तैयारी करते रहिए। देखिए अगला प्रश्न है कि साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री का वैल्यू जो होता है वह कितना होता है। साइन स्क्वायर 60 डिग्री, तो सबसे पहले साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो कहिएगा कि सर साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है 3√2। ठीक है, आप प्लस में क्या हो चीज़ कॉस 60 डिग्री का, तो कॉस 60 डिग्री का कितना होता है 1/2 होता है। ठीक, अब यहाँ पे देखिए कह रहा है कि सबका स्क्वायर, तो स्क्वायर कर दीजिए इसका भी और इसका भी। जब स्क्वायर कीजिएगा तो रूट वाला 3 है तो केवल 3 बचेगा। ठीक, और 2 है तो ये बचेगा 4, अब प्लस 1 का 1 इसका 2 है, 2 का स्क्वायर कीजिएगा 4, यानी कि हो जाएगा 3 और 1 मतलब 4, तो 4 बट्टे क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो 4/4 यानी कि हो जाएगा क्या चीज़ 1, क्या हो जाएगा 1, इसलिए इसका बिल्कुल से उत्तर क्या हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। समझ में आ रहा है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है कि यदि रैखिक समीकरणों का युग्म संगत हो तो रेखाएं क्या होगी, संगत होगी। तो संगत होगी तो क्या होगी, हमेशा प्रतिच्छेदी होगी, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा क्या चीज़ सी नंबर। ठीक है, प्रतिच्छेदी होगी यानी कि ऑप्शन सी होगा। आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है वो कह रहा है कि बिंदु -6, -5/2 किस पाद में स्थित है, मतलब कहाँ पे किस चतुर्थांश में स्थित है। तो आपको बताए थे कि जो भी माइनस वाला होगा, अगर दोनों संख्या माइनस में होगा तो तृतीय पाद में होगा, यानी कि इसका बिल्कुल से उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी नंबर हो जाएगा। ये भी प्रश्न आपको बताए थे और इस प्रश्न में केवल अंक चेंज कर दिया गया है, लेकिन आपको प्रोसेस हम बताए थे कि अगर दोनों संख्या में माइनस रहेगा तो समझिए कि वो तृतीय पाद में है, यानी कि तृतीय चतुर्थांश में है। आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि जो बच्चे बढ़िया से पढ़े हैं, जो प्रोसेस जानते हैं, उन्हीं
आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है। ऐसा नहीं केवल आंसर रट लेते हैं, आंसर मत रटिए, कैसे बन रहा है उसको देखिए और उसको समझिए। अगला कह रहा है कि त्रिभुज पी क्यू आर में भुजा क्यू आर को बिंदु एस तक इस प्रकार से बढ़ाया गया है कि कोण पी आर एस बराबर 120 डिग्री दिया गया है और कोण क्यू पी आर बराबर 63 डिग्री दिया गया है, तो कोण पी क्यू आर का वैल्यू क्या होगा। ध्यान से समझिए, आपको त्रिभुज बना करके समझाते हैं। देखिए कह रहा है कि एक त्रिभुज है, यहाँ से देखिए, यहाँ पे हम एक क्या करते हैं, एक त्रिभुज बना लेते हैं जो कि पी क्यू आर है। अब कह रहा है कि क्यू आर भुजा को बिंदु एस तक बढ़ाया। क्यू आर भुजा, ये जो नीचे वाला भुजा ना, इसको बढ़ाया गया है कहाँ तक, एस तक। ठीक है, यहाँ पे एस हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ समझिए कि यहाँ पे एस है। चलिए, अब कह रहा है इस प्रकार बढ़ाया गया है कि थोड़ी सी हमारे हाथ में पसीना होती है। कितने बच्चे हैं जिनको हाथ में पसीना होती है, हमको हाथ में थोड़ा ज़्यादा पसीना होती है, इसको थोड़ा लिखने में हमको बड़ा ये दिक्कत होता है। काफ़ी बच्चों का भी होता होगा, क्योंकि हम भी जाते हैं जहाँ पढ़ाने, वहाँ पे भी क्या होता है, काफ़ी बच्चों का वहाँ पे स्कूल कोचिंग में होता है, क्या होता है, काफ़ी पसीना होता है। तो ये कुछ लोग कहते हैं कि बीमारी है और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं ठीक है, ऐसा ही होते रहता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम भी चेक कराए हैं तो बोलते हैं कि ये ठीक होने वाला नहीं रहता है, ऐसा ही धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। अगर आप लोग भी होगा तो बताइए कि हमारे कैटेगरी में कौन आ रहा है पसीना वाला में। चलिए, उससे कोई बात नहीं है, आगे बात करते हैं, इसको समझाते हैं आपको। ठीक है, थोड़ा इंटरटेनमेंट कर लिए, क्योंकि वहाँ उतने देर से हम लोग पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा आपको बोरिंग लग रहा होगा, है ना, लेकिन पढ़ना है, काफ़ी समय जो है नज़दीक आ गया है। बढ़िया से पढ़िए, मेरा दुआ है, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, हमेशा प्रार्थना करता हूँ कि जो भी बच्चे मेरे से जुड़े हुए हैं वो बढ़िया नंबर से पास हो, किसी तरह की दिक्कत ना हो उनको, है ना। बहुत ज़्यादा आपके लिए मेहनत करते हैं, रात को 12 बजे 1 बजे 2 बजे तक आपको वीडियो बनाते हैं, जिससे कि दिक्कत ना हो, आपको बढ़िया से तैयारी हो जाए, है ना। चलिए बात करते हैं, क्वेश्चन को समझाते हैं। देखिए कैसे बनेगा। क्वेश्चन कह रहा है कि इसको एस तक बढ़ाया गया है। ठीक है, अब कह रहा है कि कोण पी आर एस बराबर 180 डिग्री है, यानी कि कोण पी आर एस यानी कि ये वाला कोण 120 डिग्री है। चलिए, अब कह रहा है आगे कि कोण क्यू पी और आर यानी कि ये वाला दिया गया कितना, 63 डिग्री। ठीक है, 63 समझ लीजिए, 63 दिया गया है। तो कोण आपको बताना है, कोण पी क्यू आर यानी कि ये वाला आपको बतानी, क्या बताना है आपको, ये वाला बताना है। तो ध्यान से समझिए कैसे बनेगा। ये जो एक लंबी रेखा जो आपको खींची गई है, ये आपकी एक रेखा है, आप समझ सकते हैं, ये उसको बढ़ाया गया है। तो आप जानते हैं कि एक सीधी रेखा पे 180 डिग्री का कोण बनता है। तो यहाँ पे जो कोण बना है वो 120 डिग्री का बना है, तो इसका कोण क्या होगा, इसका कोण क्या होगा, तो 120 जो दिया गया है तो 180 बनता है, तो 180 में से 120 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो कहिएगा कि सर 60 बनेगा। तो यानी कि यहाँ पे बन गया 60। ठीक है, अब यहाँ पे 60 हो गया और यहाँ पे 63 हो गया। अब ये दो, अब क्या हो गया, देखिए ये त्रिभुज हो गया। अब त्रिभुज के दो गो भुजा पता, मतलब दो गो कोण पता हो गया, कोण पी और कोण आर। अब कोण पी और कोण आर पता हो गया, तो कोण यू है ना बताना है, तो कोण यू बताना है। तो आप जानते हैं कि त्रिभुज के अंतर कोणों का योगफल क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो देखिए 63 गो और 60 गो क गो बन गया, तो हो जाएगा, कहिए कि सर 123 गो। तो 123 गो जब हो जाएगा तो आप 180 में से क्या कर दीजिए, घटा दीजिए 123 गो। तो 180 घटाना है आपको 123 को, तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे बचेगा 7 और यहाँ पे बच गया कितना, 7 हो गया ना, क्योंकि एक आपको दे दिया, जीरो वाले के पास चला गया, तो हो गया 7, 7 में से 2 चला जाएगा बाहर, तो कितना हो जाएगा 5, तो यानी कि 57। तो 57 देखिए कहाँ डिग्री दिया गया है, तो 57 डिग्री आपको ऑप्शन बी नंबर में दिया गया है। समझ में आया यह प्रश्न कैसे बन रहा है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न हमसे भी क्या कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज के कोण का समद्विभाजक विपरीत भुजा को समद्विभाजित करता है तो त्रिभुज कौन सा होगा। ध्यान से समझिए, कह रहा है यदि किसी त्रिभुज के कोण का समद्विभाजक विपरीत भुजा को क्या करता है, समद्विभाजित करता है, यानी कि दो समान भागों में बांटता है, तो वह त्रिभुज कौन सा होगा। तो देखिए वो जो त्रिभुज होगा वो आपका समद्विबाहु त्रिभुज होगा। ये दो बराबर भागों में बांट रहा है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, क्या होगा, समद्विबाहु, यानी कि ऑप्शन ए। अगला प्रश्न कह रहा है, ध्यान से प्रश्न देखिए कि त्रिभुज ABC में DE समानांतर BC है तथा AD बराबर AD बटे BD है। अब AD बटे BD बराबर क्या है, 2/3 दिया गया, तो AE बटे EC बताइए। यानी कि देखिए ध्यान से त्रिभुज बना करके समझा देते हैं। ये आपका एक त्रिभुज हो गया ABC, थेल्स वाला आप परिमेय पढ़े होंगे, उसमें आपको बताया गया होगा इस तरह से। देखिए बताया गया होगा कि AD बटे
AD बटे BD बराबर होता है AE बटे CE। ये होता है ना, इतना बटे फिर इतना बराबर इतना बटे इतना। तो इसका मान दिया गया है 2/3। तो फिर जब 2/3 इसका मान दे दिएगा तो इसका भी मान 2/3 ना होगा। तो इसलिए इसका हो जाएगा क्या चीज़ 2/3, यानी कि ऑप्शन बी। समझ में आ रहा है। चलिए अगला प्रश्न। अगला जो प्रश्न है जल्दी जल्दी कर लेते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि त्रिभुज ABC तथा DEF में AB बटे DE बराबर BC बटे FD तो यह समरूप होंगे जब, मतलब कि इस ये कब जो है वो कब जो है ये क्या होंगे, समरूप होंगे। आपको समरूप होने के लिए इसको बताना है। देखिए ध्यान से देखिए, आपको कह रहा है कि एक त्रिभुज ABC है और एक त्रिभुज DEF है, AB और C है, और एक त्रिभुज DE और F है। कह रहा है कि AB बटे D है, AB बटे क्या है D है, और BC बटे DF है। देखिए BC बटे DF है, ध्यान से देखिए यहाँ पे BC बटे DF है। तो क्या होगा, तो देखिए कोण A बराबर कोण D होगा। क्या होगा, कोण A बराबर कोण D होगा। और जब BC बटे EF रहता है तो कोण B बराबर कोण E रहता है, तब कोण B बराबर E। और कई बार ये प्रश्न पूछा है तो उसमें बस यही पूछता है, BC बटे EF पूछता है। BC बटे क्या पूछता है, EF। तो जब BC बटे EF पूछेगा तब तक कोण B होगा, ठीक है। लेकिन इसमें कह रहा है तो आपका कोण A बराबर कोण D होनी चाहिए, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा D नंबर दिया गया है। आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है, हम सभी का ध्यान से प्रश्न को देखिए। इसको प्रश्न कह रहा है कि दी गई आकृति में PQO केंद्र वाले वृत्त की स्पर्श रेखा है, ठीक है। PQ समझिए यहाँ से। अब कह रहा है कि यदि OQ 3 सेंटीमीटर हो, OQ यहाँ पे ये 3 सेंटीमीटर हो, तो PQ 4 सेंटीमीटर हो, P और Q 4 सेंटीमीटर हो, ठीक। तो OP बताना है, यानी कि ये बताना है। क्या बताना है, ये बताना है। तो ध्यान से देखिए, ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे जब लंब बन रहा है, यहाँ पे लंब बन रहा है, यहाँ पे लंब बनेगा, आपको बताए थे। तो लंब बनेगा तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लंब और आधार जो है वह दे दिया गया है, लेकिन क्या यहाँ पे कर्ण नहीं दिया गया। तो कर्ण निकाल लीजिएगा। तो कर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी कि 3 का स्क्वायर आप प्लस कितना 4 का स्क्वायर का 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर कितना 16। तो 16 और 9 क्या हो गया 25, और 25 हो गया क्या, इसी जो रूट में होता है ना, रूट में होता है कर्ण स्क्वायर बराबर, या कर्ण बराबर होता है अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अच्छा है, इसको जब कर्ण रहेगा तो ये रूट में रहता है, तो रूट में रहता है तो क्या हो जाएगा, तो रूट 25 को बाहर करेंगे तो हो जाएगा 5। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल सही उत्तर 5 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। समझ में आ रहा है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है वो प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है कि एक्स अक्ष से बिंदु 8,12 की दूरी क्या होगी। देखिए इसमें सिंपल कुछ भी करना नहीं है, एक्स अक्ष से बिंदु 8,12 की जो है वह दूरी बताना है आपको। तो आपका क्या होगा, इसका बिल्कुल सही उत्तर आप सभी तो जानते हैं, एक्स अक्ष से बिंदु की दूरी अगर आपसे पूछा जाए तो उसमें क्या होता है, तो आपको क्या करना है, सिंपल इन दोनों संख्याओं को रूट में रह करके स्क्वायर करके क्या करना है, जोड़ देना है। तो 8 का स्क्वायर 64, अब 12 का स्क्वायर 144 है ना। तो क्या हो गया 64 और 144 कितना हो जाएगा, 4 4 8 और 6 और 4 10 का 0 और 1 1 2, यानी कि अंडर रूट 208। अंडर रूट कितना 208। तो अंडर रूट 208 कहाँ पे दिया गया है, ऑप्शन डी नंबर में दिया गया। तो ऑप्शन डी नंबर हो जाएगा क्या चीज़, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न देखिए ध्यान से। अगला प्रश्न कह रहा है कि वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु से जाने वाली त्रिज्या के बीच के कोण का होता है। वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु से जाने वाली त्रिज्या के बीच का कोण होता है, यानी कि ध्यान से देखिए, ये हो गया, इस पे एक स्पर्श रेखा खींची जा रही है, यहाँ पे कोण है, त्रिज्या की क्या होती है, तो ये 90 डिग्री होता है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। क्या होता है 90 डिग्री, यानी कि 90 डिग्री होता है, समकोण हो जाता है, यानी कि ऑप्शन सी नंबर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए कि दी गई आकृति में टीपी तथा टी क्यू दो स्पर्श रेखाएं ओ केंद्र वाले वृत्त को इस प्रकार से है कि कोण पी टी क्यू बराबर 50 डिग्री हो, तो कोण ओ पी ओ क्यू को बताना है ना, इस प्रकार से चित्र है, ठीक है। तो यहाँ पे किसको बताना है, ओ वाला, यानी कि पूरा वाला वैल्यू को आपको यहाँ पे बताना है, ओ वाला का, ठीक है। ध्यान से देखिए यहाँ पे कैसे बनेगा, बढ़िया से समझ लीजिएगा। यहाँ पे टी का वैल्यू दे दिया गया है, क्या दे दिया है, टी का वैल्यू। तो ध्यान से देखिए, टी का जब वैल्यू दे दिया गया है 50 दे दिया गया है यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे जब 50 दे दिया गया है तो यहाँ पे एक हम लोग रेखा खींचते हैं,
डॉट 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 एक रचना करते हैं, डॉट 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 मिला देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग जानते हैं 90 डिग्री होता है, तो यहाँ पे जब हम लोग को 50 दे दिया गया है तो जब हाफ हो गया ये तो 25 हो गया कि नहीं हो गया। अब 25 हो गया तो ये हमारा एक प्रकार का त्रिभुज बन गया। बन गया कि नहीं बन गया, देखिए ध्यान से, इस प्रकार से हम लोग का एक क्या बनेगा, एक त्रिभुज बन जाएगा। ठीक है, तो 90 डिग्री यहाँ है और यहाँ पे 25 डिग्री हो गया, तो 90 को 25 को कितना हो गया, तो कहेगा कि सर 90 गो और 25 गो 115 गो होता है। ठीक है, और उसके बाद से यहाँ का वैल्यू तो आपको क्या होगा, यानी कि अंतःकोण का एक पहले 180, तो 180 में से पहले घटाइए 115 को, ध्यान से समझिए, पहले 180 में से 115 को जब आप घटाइएगा, यहाँ ध्यान से देखिए 180 में से 115 घटेगा तो यहाँ पे 5 बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा 6 बचेगा, तो हो गया 65। यानी कि यहाँ पे आगे आपका केवल आधा वाला भी आया है 65। तो जो 65 आधा वाला आया है तो पूरा वाला का बताना है, पूरा ओ का बताना है। तो 65 दूनी कितना होता है, 65 दूनी होता है कितना 130 होता है, तो 130 हो जाएगा क्या चीज़ आपका बिल्कुल सही उत्तर। समझ में आया, नहीं समझ में आया वीडियो एक बार पीछे कर लीजिए, पीछे करके देख लीजिए। यहाँ से एक बार और समझा देते हैं, यहाँ पे एक रेखा खींचेंगे हम लोग। ठीक है, रचना कर देंगे, यहाँ पे 90 डिग्री हो गया, जब यहाँ पे 90 डिग्री दे दिया, यहाँ पे आपका 50 था तो अब हाफ हो गया तो 25 हो गया, तो 25 हो गया, यहाँ पे 90 हो गया, यहाँ पे यहाँ का वैल्यू ज्ञात कर देंगे, तो घटा देंगे 115, और 115 को जब हम लोग निकाल देंगे, जब 115 हम लोगों का क्या हो जाएगा, आ जाएगा। ठीक है, तो जब 115 आ जाएगा तो ये हम लोग को क्या कर देंगे, यहाँ पे अब आसानी से इसे हम लोग मतलब कि क्या करेंगे, घटा देंगे 180 में से, मतलब कि जोड़ोगे तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 115 आएगा, 115 में से 180 को घटाएंगे क्योंकि अंतःकोणों का योगफल होता है, तो आपका हो जाएगा क्या चीज़ 65। अब 65 को जब यहाँ पे निकाला आधा, तो आधा पूरा निकालना है, तो 65 दूनी क्या हो जाएगा 130 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए। तो आइए देखते हैं अब अगला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। तो अगला नंबर प्रश्न 41 40 है ना, बताना था जी। चलिए, तो प्रश्न कह रहा है अगला नंबर हम लोग को, ध्यान से देखिए कि यदि tan a बराबर 3/4 तो cos a का वैल्यू जो होगा वह क्या होगा। tan a बराबर क्या है 3/4 दिया गया है, तो ध्यान से देखिए, जब tan a यानी कि आपको यहाँ पे लंब बट्टे क्या होता है, आधार होता है, यानी कि लंब बट्टे आधार दिया गया, तब कौन निकाल लीजिए, क्योंकि tan a बराबर होता है tan थीटा में होता है लंब बट्टे आधार, है ना, लंब बटे आधार होता है, तो कर्ण निकले, तो कर्ण निकलने क्या होता है अंडर रूट क्या चीज़ लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी कि 4 का स्क्वायर हो जाएगा क्या चीज़ 16। तो लिख लीजिए यहाँ पे फटाफट से 16 और 3 का स्क्वायर मतलब कि 9, यानी कि पहले 3 होगा, पहले लंब होता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, पहले या बाद में। 3 का स्क्वायर 9 और फिर 4 स्क्वायर हो जाएगा 25, 25 हो जाएगा 5, यानी कि आधार निकल गया 5। और यहाँ पे कह रहा है कॉस, तो हम सभी का हो जाएगा आधार बटे की कर्ण, तो आधार हम सभी का क्या दिया गया है 4 दिया गया है, और 4 बटे कितना हो जाएगा हम सभी का 5 हो जाएगा, क्योंकि अभी हमने कर्ण निकाला, तो 4/5 इसका क्या हो जाएगा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे बात करते हैं, अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कह रहा है कि cot 44 डिग्री बटे tan 46 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। देखिए काफ़ी आसान होता है, इसको क्या किया जाता है कि किसी एक रूप को बदल लिया जाता है। तो देखिए ध्यान से, cot 90 माइनस 46 डिग्री, क्योंकि cot 90 माइनस 46 यानी कि 90 में से घटाएंगे तो 44 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। उसके बाद से हम सभी जानते हैं कि cot 90 माइनस थीटा जो बराबर होता है वो tan थीटा का बराबर होता है, यानी कि अब हो जाएगा tan 46 डिग्री। तो tan 46 डिग्री या नीचे हो जाएगा tan 46 डिग्री, तो ये कट जाएगा तो बच जाएगा क्या चीज़ 1। ठीक है, तो 1, तो 1 आपका क्या हो जाएगा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी नंबर। आगे बात करते हैं, अगला प्रश्न दिया गया कि निम्नलिखित में किसका मान सबसे अधिक होता है। जो आपको ऑप्शन दिया गया है इसमें सबसे अधिक मान किसका होता है, तो आप देख रहे हैं कि tan जो 45 दिया गया है उसका मान खुद 1 होता है, तो 1 इसका क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि 1 से ज़्यादा इसमें किसी का भी उत्तर नहीं होगा। आगे बात करते हैं, अगला प्रश्न जो दिया गया है वह कह रहा है कि यदि एक वृत्त का परिधि 88 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या क्या होगी। तो देखिए, यानी कि 2πr होता है वृत्त की परिधि, तो 2πr वृत्त की परिधि है चाहे वृत्त की परिमा, बात वही है। तो 2πr बराबर दिया गया 88, तो यहाँ पे बताना है r का वैल्यू। तो आप सभी जानते हैं कि 2 से 2 पहले यहाँ पे कटा दीजिए तो हो जाएगा 44, यानी कि πr बराबर हो गया कितना 44, तो r बराबर हो जाएगा 44 बटे क्या चीज़ पाई। अब पाई का वैल्यू आप जानते हैं क्या चीज़ 22/7। ठीक है, तो 22/7 हो गया। जब ये भाग में हो गया तो गुना में चेंज होगा तो ऊपर नीचे हो जाएगा, यानी कि 44 और नीचे कुछ नहीं है तो 1, और ये नीचे का ऊपर यानी कि 7 बटे यहाँ पे 22, तो 22 से 22 कट जाएगा 22 दूनी 44, यहाँ हो जाएगा 7 में 2 से तो 7 दूनी 14 और 1 तो 1, यानी कि 14 में 1 से भाग देंगे तो हो जाएगा 14, तो 14 हो जाएगा हम लोग का क्या चीज़ 14 सेंटीमीटर आपका बिल्कुल
सही उत्तर। समझ में आ रहा है? चलिए आगे। अगला नंबर प्रश्न कह रहा है कि यदि त्रिभुज पी क्यू आर में आर क्या है, समकोण है, तो साइन पी प्लस क्यू का मान जो होगा क्या होगा। देखिए इस प्रश्न में थोड़ा सा हमें डाउट बना हुआ है, इसका आंसर वैसे आपका ऑप्शन बी होनी चाहिए, थोड़ी सी हमें डाउट बनी हुई है ना। चलिए उससे कोई बात नहीं है, हम इसे आगे से बता देंगे आपको। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है वह प्रश्न हमसे भी कह रहा है कि यदि अल्फा बटे 4 बराबर 15 डिग्री दिया गया हो तो √3 कोसेक अल्फा का मान जो होगा वह क्या होगा। तो ध्यान से देखिए इसे कैसे बनेगा। चलिए तो ध्यान से देख रहे हैं आप यहाँ पे अल्फा बटे 4 बराबर दिया गया है 15 डिग्री, ठीक है। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे हम लोग 1 रख लेते हैं, कुछ नहीं है तो तिर्य गुणा करते हैं, तो अल्फा में 1 से करते हैं तो अल्फा, और 4 में 15 से गुणा करते हैं तो हो जाएगा 60। अब देखिए 60 डिग्री हो गया, क्या हो गया, 60 डिग्री हो गया, यानी कि √3 कोसेक। अब यहाँ पे जो अल्फा का मान है वहाँ पे 60 रखेंगे, ठीक है। अब बताइए हमें कि कोसेक 60 डिग्री का जो वैल्यू होता है वह कितना होता है। तो कहेगा कि सर जो कोसेक 60 डिग्री का वैल्यू होता है वह 2/√3 होती है, यानी कि यहाँ पे √3 गुणे कोसेक अल्फा का क्या होता है 2/√3। तो 2/3 यहाँ पे क्या हो गया, हमने रख दिया। अब इसको √3 से √3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, बचेगा क्या चीज़, केवल 2। तो केवल 2 इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। समझ में आ रहा है कैसा बन रहा है ये, है ना। और उस क्वेश्चन में हमको थोड़ा सा डाउट होता था, पहले हमने अपने क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया कि ऐसा नहीं है कि हम आपको गलती बता दें फिर आपको दिक्कत होता रहे, ठीक है। चलिए औरों की तरह अगला कह रहा है कि यदि R1 तथा R2 त्रिज्याओं वाले दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का योग R त्रिज्या वाले वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर हो तब क्या होता है। ध्यान से समझिए, प्रश्न कह रहा है कि यदि R1 तथा R2 त्रिज्याओं वाले दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का योग क्या है, R त्रिज्या वाले वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर होता है तब क्या होता है। तो क्या होता है कि R1² प्लस R2² बराबर होता है, छोटा होता है R² के, यानी कि कैपिटल कह सकते हैं, यानी कि या R² कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे दो तरह से कह सकता है, एक बार आपको कह सकता है कि R1² प्लस R2², और छोटा कह सकता है कैपिटल R से, या स्मॉल r का ही स्क्वायर दे सकता है। तो ये आपको समझ करके रखना है, क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ पे स्मॉल r इसलिए दे दिया है क्योंकि यहाँ पे R1 कर दिया है, ठीक है। तो इसे पहचान में आएगा, ठीक है, इसलिए इसका बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी होगा। आगे बात करते हैं। तो अब अगला नंबर प्रश्न कह रहा है कि एक 15 मीटर लंबी सीढ़ी एक ऊर्ध्वाधर दीवार के शीर्ष तक पहुंचती है। यदि सीढ़ी दीवार के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है तो दीवार की ऊंचाई क्या होगी। ध्यान से समझिए कि इससे आप पहले चित्र बनेगा, चित्र देखिए इस तरह से बनेगा, और ये आपका एक सीढ़ी हो गया, इसको नामांकित कर देते हैं, ABC कर लेते हैं, और ये आपका सीढ़ी हो गया। और यहाँ पे देखिए ये 60 डिग्री का कोण बनाती है, दीवार के साथ बनाती है। कई बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पे नीचे करेंगे, तो नीचे नहीं ऊपर बना रही है ना। और यहाँ पे इसकी लंबाई कितनी है, 15 है। और कह रहा है कि यदि सीढ़ी दीवार के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है तो दीवार की ऊंचाई क्या होगी। जो दीवार की ऊंचाई है ना, ये दीवार की ऊंचाई, ये वाला ऊंचाई आपको बतानी है। तो मान लीजिए इसका x हो गया, तो ये कैसे बनेगा, आपको cos 60 से बनेगा। किससे बनेगा, cos 60 डिग्री बराबर हो जाएगा आपका 15, ठीक है। x cos 60 डिग्री आप कह सकते हैं, आपको सिंपल भाषा में समझाने के लिए, ठीक है। ध्यान से देखिए, तो cos 60 डिग्री का वैल्यू आप सभी जानते हैं क्या चीज़ होता है कि 1/2 होता है, ठीक है। 1/2 बराबर क्या हो जाएगा 15, तो x वैल्यू बराबर अब क्या हो जाएगा 15/2 हो जाएगा ना, 15/2। तो 15/2 करेगा तो क्या हो जाएगा 7.5 हो जाएगा, यानी कि 7.5 आपका जो क्या हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है कैसे बन रहा है, ऑप्शन बी। आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न दिया गया है, कौन सा प्रश्न है, 49 नंबर प्रश्न ना। 49 नंबर प्रश्न कह रहा है कि cot 1 डिग्री डॉट cot माने इंटू cot 89 डिग्री का मान जो होगा क्या होगा। ध्यान से समझिएगा इस प्रश्न को कैसे बनाया जाएगा। इसको क्या करना होगा, किसी एक मान को परिवर्तित करने ला होगा। तो यहाँ पे cot हम लोग क्या करते हैं 19 - 89 डिग्री कर लेते हैं, और इंटू यहाँ पे cot कर लेते हैं हम लोग क्या चीज़, यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं cot 89, ठीक है, क्योंकि 89 तो 89 दिया गया है, और cot को हमने चेंज कर लिया था। जो cot 90 - थीटा हम लोग किसके बराबर होता है, तो अब कहिएगा कि सर cot 90 जो थीटा होता है वो किसके बराबर होता है, तो tan थीटा के बराबर होता है, यानी कि हो जाएगा tan 89। तो 10 × 89, tan 89 इंटू cot 89, तो 10 × 9 cot 89 क्या हो जाएगा आपका 1 बराबर होता है। ये क्योंकि tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर 1 होता है, तो दोनों थीटा का मान बराबर है, तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। समझ में आ रहा है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न देखिए,
अगला प्रश्न जो है वह प्रश्न कह रहा है कि आर त्रिज्या वाले गोला के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो देखिए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है गोला का, तो 4πr² होता है। क्या होता है? 4πr²। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। जो भी प्रश्न 50 और प्रश्न बचा हुआ है तो आगे की वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो इसके आगे वाला वीडियो कैसे मिलेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आगे से वीडियो आपको मिल सके। और नीचे डिस्क्रिप्शन में इसी वीडियो के लिंक दिया गया होगा वीडियो के प्लेलिस्ट के, तो प्लेलिस्ट में जाकर के आप सभी वीडियो देखिए, वहीं पे इसके अगला वाला पार्ट भी मिल जाएगा आपको और आसानी से आप देख सकते हैं। तो जल्दी से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों भी शेयर कीजिए और लाइक किए न जाइएगा, और कमेंट करके बताइए कि यह वीडियो आपको पूरी तरह की वीडियो कैसी लगी हुई है। वीडियो कैसी लगी ये बताइए, जिससे हमारा मनोबल बढ़े।